हेलो दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि भारतीय इतिहास पर भी मैं एक सीरीज शुरू करूं जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सो महत्वपूर्ण हो, मतलब कि जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के इतिहास को जो है सो समझने के लिए मुझसे आग्रह किया गया है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भारतीय इतिहास सीरीज को हम आरंभ कर रहे हैं आज से, और इसके पहले भाग में हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में जो है सो पढ़ेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो फैक्ट बेस्ड प्रश्न भी होते हैं और कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्रारंभिक परीक्षा में जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें हजारों हजार जो है सो तथ्य है। मतलब कि आप सभी तथ्यों को अपने पूरे जीवन काल में भी पढ़ेंगे तो आप सभी तथ्यों को याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए जब हम लोग जीएस के अंतर्गत जब इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण ऐसे तथ्यों को ध्यान में रखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से जो है सो उपयोगी होता है, और अन्य दूसरे तथ्यों को बस एक बार पढ़ जाते हैं, है ना। क्योंकि जब प्रश्न आता है तो ऑप्शन को देखने के पश्चात ये याद आ जाता है कि इसका आंसर जो है वो ये होगा या ये होना चाहिए। ठीक है, तो इस सीरीज को जो हम आरंभ कर रहे हैं तो इसमें भारतीय इतिहास के बारे में उसको क्रमशः चैप्टर वाइज आपको जो है सो हम बताएंगे, जो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा और विश्वविद्यालय स्तर के जो विद्यार्थी हैं और स्कूल लेवल के भी जो विद्यार्थी हैं या इतिहास में रुचि रखने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए जो है सो यह काफ़ी उपयोगी भी होगा और रुचिकर भी होगा। इसलिए परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए एक नोट्स हम डेवलप किए हैं, क्रमशः कर रहे हैं, है ना, और उसी को जो है सो आपके समक्ष जो है सो हम प्रस्तुत करेंगे। देखिए, इतिहास जो हम लोग पढ़ते हैं तो इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं सामान्य रूप से। एक को हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, मतलब प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज या प्रागैतिहासिक काल कहते किसको हैं? तो प्रागैतिहासिक काल ऐसे काल को कहा जाता है जिसका कोई लिखित विवरण हम लोगों के पास नहीं है। उस काल के बारे में जानकारी हम लोगों को उन हड्डी और पत्थर के उपकरणों से होती है जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बिखरे पड़े हैं। मतलब कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग एक प्रकार से आदि मानवों के बारे में मुख्य रूप से जो है सो पढ़ते हैं। ठीक है ना। अब दूसरा जो भाग में बांटा गया है इतिहास को, उसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल मतलब प्रोटो हिस्टोरिक एज, मतलब कि ऐसा काल जिसका लिखित विवरण तो उपलब्ध होता है लेकिन जिसे पढ़ा नहीं जा सका है, या फिर जिस काल के लिखित विवरण के बारे में अस्पष्ट जानकारी है उसको भी हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही रखते हैं। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति, इसका लिपि तो ज्ञात है लेकिन उसको हम लोग जो है सो पढ़ नहीं पाए हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं, और वैदिक संस्कृति को भी हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही रखते हैं। ठीक है। अब तीसरा जो बांटा गया है, तीसरा जो भाग है उसको हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं, मतलब हिस्टोरिक एज के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। हिस्टोरिक एज मतलब कि ऐसा काल जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है और जिसे पढ़ा भी जा सका है। भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत जो है वो 6 सेंचुरी बीसी से होती है, मतलब बुद्ध काल से होती है ना। मतलब कि 600 ईसा पूर्व का जो समय था वो भारत में ऐतिहासिक काल की जो है सो शुरुआत मानी जाती है। ये मोटे तौर पर इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। एक हम लोग प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल और फिर ऐतिहासिक काल। अब हम लोग इस सीरीज के अंतर्गत
है ना, पहला टॉपिक या पहला यूनिट जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे वो हमारा होगा प्रागैतिहासिक काल। ये प्रागैतिहासिक काल भी कई भागों में जो है सो करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज को जो है सो हम लोगों को देखना पड़ेगा। अब प्रागैतिहासिक काल विश्व के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ हुआ था। तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि ये जो पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी का निर्माण 460 करोड़ साल पहले हुआ था। मतलब कि 4 अरब 60 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी का जो है सो निर्माण हुआ। ठीक है, मतलब इसको आप 4600 मिलियन वर्ष भी जो है सो कह सकते हैं। मतलब कि 4600 मिलियन वर्ष पूर्व, मतलब कि 460 करोड़ साल पहले या 4 अरब 60 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी का जो है सो निर्माण हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्या कि यदि पृथ्वी की आयु को वर्तमान तक आप अगर 46 साल का माने, आप ये माने कि हमारी पृथ्वी 46 वर्ष की उम्र की है, 46 उसका उम्र है, 46 अगर उसका उम्र है, तो हम लोग पाते हैं क्या कि उसके आरंभिक 7 वर्षों के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। ठीक है, फिर हम लोग पाते हैं क्या कि ठीक 2 सेकंड पहले ही भारत जो है सो स्वतंत्र हुआ था। उसी प्रकार से आधा घंटा पहले ही हम लोग पाते हैं क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है सो विकसित हुई थी। कहने का कुल मतलब ये है कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो निर्माण हुआ, तो एक लंबा अरसा पृथ्वी ने बिना मानव के ही गुजारा है। मतलब कि अगर पृथ्वी की संपूर्ण आयु को वर्तमान तक अगर आप 1 घंटा माने, तो मानव का उद्भव मात्र 2 सेकंड पहले हुआ था। मतलब 58वें सेकंड में जो है सो मानव का जो है सो उद्भव हुआ। मतलब कि पृथ्वी का निर्माण और इस पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति को अगर देखें तो हम लोग पाएंगे कि हाल फिलहाल में मानव की उत्पत्ति जो है वो बहुत हाल फिलहाल की जो है सो घटना है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। अब इस पृथ्वी का निर्माण जो 460 करोड़ साल पहले जो है सो हुआ था, तो माना जाता है कि 390 से लेकर के 330 करोड़ बीसी के बीच में जो है सो इस धरती पर जीवन की जो है सो उत्पत्ति हुई है ना। मतलब कि 3 अरब 60 करोड़ साल पहले से लेकर 3 अरब 30 करोड़ बीसी के बीच में जो है सो इस धरती पर जीवन की जो है सो शुरुआत हुई। अब जीवन तो एक कोशिकीय प्राणी के रूप में जो है सो जन्म लिया, ये हम लोग सब जानते हैं। अब पृथ्वी पर हम लोग आज जो कुछ भी देख रहे हैं, ठीक है, वो पिछले 60 करोड़ वर्षों में ही जो है सो विकसित हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या कि करीब करीब 360 लाख बीसी से 240 लाख बीसी के बीच में हम लोग पाते हैं क्या कि प्राइमेट समूह का जो है सो उद्भव हुआ है ना। प्राइमेट समूह जो ग्रुप है ये, इसमें आपका बानर, इसमें लंगूर और मानव भी जो है सो शामिल है। तो मतलब कि 360 लाख बीसी से 240 लाख बीसी के बीच में जो है सो इस पृथ्वी पर प्राइमेट समूह का जो है सो उद्भव होता है। ठीक है, फिर हम लोग पाते हैं क्या कि करीब करीब 7 करोड़ बीसी के आसपास में स्तनधारी प्राणी उदित हुए थे और फिर प्राइमेट समूह का जो है सो यहाँ पर उद्भव हुआ है ना। 360 लाख बीसी मतलब कि 3 करोड़ 60 लाख साल पहले है ना, यहाँ पर प्राइमेट समूह का जो है सो उद्भव हुआ। अब अगर हम लोग अगर देखते हैं तो जैसे यहाँ मानव की उत्पत्ति की अगर हम लोग बात करें तो इसी प्राइमेट समूह से जो है सो मानव का उद्भव होता है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि मानव की जो उत्पत्ति हुई, तो माना जाता है कि अफ्रीका से जो है सो मानव की उत्पत्ति हुई। करीब करीब माना जाता है कि अफ्रीका में है ना, करीब करीब मान के चलिए कि 58 लाख बीसी से 42 लाख बीसी के बीच में है ना, 58 लाख बीसी से 42 लाख बीसी के बीच में हम लोग पाते हैं क्या कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस का जो है सो उद्भव होता है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस जिसको हम लोग दक्षिणी वानर कहते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस का मतलब होता है दक्षिणी वानर। तो ये जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस था ये मानव सदृश प्राणी था। चूंकि
हम लोगों का जो ओरिजिन हुआ, तो हम लोगों का जो ओरिजिन हुआ तो बंदरों से हुआ, ये वानरों से जो है सो मानव की जो है सो उत्पत्ति हुई। और सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने जो है सो कहा था कि मानव की उत्पत्ति जो है वो वानरों से हुई थी। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक डिसेंट ऑफ मैन, है ना, डिसेंट ऑफ मैन में ही सबसे पहले ये कहा था कि मानव की उत्पत्ति जो है वो वानरों से हुई थी। तो ये जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो उदित हुआ, है ना, जो आधा नर और आधा वानर था, माने पूर्ण मानव उसको हम लोग नहीं कह सकते हैं, हाँ मानव सदृश जरूर था, मानव जैसा जरूर लगता था, 2 पैरों पर जो है सो वो चलता था, लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथिकस पूरी तरह से सीधा खड़ा होकर के नहीं चलता था, झुका हुआ था वो, है ना, लेकिन 2 पैरों पर जो है सो वो चलता था। इसलिए इसको मानव सदृश जो है सो हम लोग प्राणी कहते हैं, मानव जैसा जो है सो लगता था। यही कारण है कि ये माना जाता है कि अफ्रीका में मानव की उत्पत्ति जो हुई तो वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस के रूप में जो है सो हुई। और कब हुई, तो 58 लाख बीसी से 42 लाख बीसी के बीच में हुई, है ना। अब हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस था, तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस का जो है जीवाश्म हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जो अफ्रीका में केनिया नाम का जो एक देश है, तो केनिया में एक जगह है जिसको हम लोग आल्दो बोई गोर्ज कहते हैं, आल्दो बोई गोर्ज। तो आल्दो बोई गोर्ज से ऑस्ट्रेलोपिथिकस का जो जीवाश्म हम लोगों को प्राप्त हुआ है वो करीब 48 लाख बीसी के जो है सो आसपास का है। इसी प्रकार से इथियोपिया से हम लोगों को जो है सो एक और जीवाश्म प्राप्त हुआ है ना, जो एक महिला का है, और इसको जो है सो लूसी नाम दिया गया है, और यह 32 लाख बीसी के जो है सो आसपास का है। मतलब कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस का जो है सो प्रमाण हम लोगों को अफ्रीका से ही मिला है, केनिया से और इथियोपिया से। इसके अतिरिक्त और भी कई स्थानों से मिले हैं हम लोगों को, लेकिन ये जो 2 जीवाश्म हैं इसको अति प्राचीन जो है सो माना जाता है। अब ये जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस था, तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस की जो है सो कई उपजातियां विकसित हुई। समय के साथ साथ जो जैव उद्विकास हुआ, जो डार्विन का जो जैव उद्विकास का जो सिद्धांत है, तो क्रमशः वानर से जो है सो क्रमशः जो है सो मानव का उद्भव हुआ, है ना। मतलब ऑस्ट्रेलोपिथिकस से एक निश्चित समय के पश्चात ऑस्ट्रेलोपिथिकस से भी ज़्यादा विकसित मानव उदित हुआ, फिर एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात उससे भी ज़्यादा विकसित मानव जो है सो उदित हुआ। ये क्रमशः जो है सो होमो सेपियंस तक चलता रहा। तो माना जाता है कि जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो था, तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस की कई उपजातियां थीं। तो इसमें से हम लोग पाते हैं क्या कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस की एक उपजाति थी जिसको हम लोग पिथिकैंथ्रोपस या होमो इरेक्टस कहते हैं। तो ये पिथिकैंथ्रोपस या होमो इरेक्टस जो उपजाति था, तो माना जाता है कि पहली बार इसी होमो इरेक्टस का अर्थ हुआ कि जो पूरी तरह से जो है सो सीधा खड़ा होकर के चलता हो। चूँकि ऑस्ट्रेलोपिथिकस थोड़ा सा झुक करके चलता था, लेकिन होमो इरेक्टस जो है वो पूरी तरह से जो है सो खड़ा होकर के चलता था, ठीक है। तो हम लोग पाते हैं क्या कि ये जो होमो इरेक्टस था, तो होमो इरेक्टस के बारे में हम लोगों को सूचना मिलता है कि जिसको पिथिकैंथ्रोपस भी हम लोग कहते हैं, इसके बारे में सूचना मिलता है कि पहली बार होमो इरेक्टस ने ही हस्त कुठार का जो है सो प्रयोग किया, एक पाषाण उपकरण जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो पहली बार जो है सो हस्त कुठार का उपयोग करने वाला कौन था, तो होमो इरेक्टस था। इसी प्रकार से पहली बार आग का आविष्कार किसने किया, तो आग का आविष्कार करने का श्रेय भी होमो इरेक्टस या पिथिकैंथ्रोपस को ही जो है सो दिया जाता है, ठीक है। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस की एक और उपजाति थी जिसको हम लोग निएंडरथल मानव के नाम से जानते हैं। तो जर्मनी से रिलेटेड था ये। तो निएंडरथल मानव को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि पहली बार निएंडरथल ने ही शवों को विसर्जन करना जो है सो आरंभ किया, है ना। मतलब कि अभी तक इन आदि मानवों को ये पता नहीं होता था कि जब कोई मर जाए तो उसके बॉडी का क्या करना है ना। तो फर्स्ट टाइम हम लोग पाते हैं क्या कि निएंडरथल मानव ने ही शव विसर्जन करना जो है सो आरंभ किया, जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से और भी कई इसकी उपजातियां थी, हम लोग
आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते पाते हैं क्या कि फिर एक और उपजाति था जिसको हम लोग क्रो-मैग्नन जो है सो मानव कहते हैं, जो ज़्यादा जो है तुलनात्मक रूप से जो है सो विकसित था, और क्रमशः इसी से जो है सो होमोसेपियंस का भी जो है सो उद्भव हुआ। होमोसेपियंस जिसको हम लोग ज्ञानी मानव कहते हैं, है ना, जो सोच सकता था, समझ सकता था, ठीक है। तो माना जाता है कि करीब करीब 50,000 BC से लेकर के 12,000 BC के बीच में जो है सो होमोसेपियंस या ज्ञानी मानव का जो है सो उद्भव हुआ, ठीक है। अब क्या है कि अब हम लोग देखते हैं कि जैसे जो भारत हमारा था, तो भारत में भी जो है सो हम लोग पाते हैं कि आदि मानवों का जो है सो अवशेष हम लोगों को प्राप्त हुआ है। मतलब हमारा जो भारत है ना, चाहे उत्तर भारत का इलाका हो या फिर दक्षिण भारत का इलाका हो, ये भी पाषाण काल से जो है सो जुड़ा रहा है। अब हम लोग पाते हैं क्या कि भारत के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखते हैं क्या कि हाँ, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मानव का जो ओरिजिन हुआ, तो मानव का ओरिजिन जो हुआ तो अगर आपसे पूछेगा किस महाकल्प में हुआ, तो आपको जवाब देना है सेनोजोइक महाकल्प में मानव का जो है सो उद्भव हुआ, ठीक है। फिर कल्प को हम लोग और भी कई भागों में बांटते हैं, है ना। महाकल्प को हम लोग कल्प में, कल्प को फिर पीरियड में बांटते हैं। तो हम लोग पाते हैं कि सेनोजोइक महाकल्प के अंतर्गत जो है सो मानव का ओरिजिन हुआ, और इसी महाकल्प के अंतर्गत हम लोग पाते हैं क्या कि प्लेस्टोसिन काल जिसको कहते हैं, तो प्लेस्टोसिन काल में जो है सो मानव का उद्भव हुआ। ये प्लेस्टोसिन काल 20 लाख BC से 10,000 BC के बीच के काल को कहा जाता है ना। 10,000 BC से ही होलोसिन काल जो है सो आरंभ हुआ है, और वर्तमान में हम लोग होलोसिन काल में ही जो है सो रह रहे हैं। तो मानव का जो उद्भव हुआ ये प्लेस्टोसिन काल में हुआ। ये किस महाकल्प का हिस्सा था, तो सेनोजोइक महाकल्प का हिस्सा था। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब भारत में अगर पाषाण कालीन मानवों की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पाते हैं क्या कि जो नर्मदा घाटी है, मध्य प्रदेश में जो नर्मदा घाटी है, तो नर्मदा घाटी से हम लोगों को आदि मानव का जो है सो अवशेष प्राप्त हुआ है ना। नर्मदा घाटी में एक हथनौरा नाम का जो है सो जगह है, तो नर्मदा घाटी के हथनौरा से हम लोगों को आदि मानव का जो है सो एक कपाल खंड मिला है ना, मतलब कि माथा कपाल का जो है सो खंड मिला है, ठीक है, जो भारत से प्राप्त है ना आदि मानव का सबसे प्राचीनतम जो है सो ये प्रमाण है। यह जो कपाल खंड जो हम लोगों को मिला है ये एक महिला का है और होमो इरेक्टस का है ना। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हथनौरा से प्राप्त आदि मानव का जो अवशेष हम लोगों को प्राप्त हुआ है वह होमो इरेक्टस महिला का है, और इस अवशेष को खोजने वाले जो खोजकर्ता थे तो उनका नाम अरुण सोलंकिया है। अरुण सोलंकिया ने 1982 में जो है सो इस होमो इरेक्टस के कपाल अवशेष को जो है सो नर्मदा घाटी के हथनौरा से खोजा था, है ना। फिर हम लोग आगे जाते हैं और पाते हैं कि 1997 में, है ना, 1997 में देखते हैं कि एक और पुरातत्वविद थे जिनका नाम A.R. सांख्यन है। तो A.R. सांख्यन ने जो है सो होमो इरेक्टस जो ये महिला का जो अवशेष हम लोग को प्राप्त हुआ, तो इसी महिला के चूँकि कपालखंड मिला था हथनौरा से, लेकिन हम लोग देखते हैं क्या कि A.R. सांख्यन ने जो है सो 1997 में इसी महिला का जो है सो कंधे का अवशेष, है ना, माने कंधा का जो है सो एक भाग, इसको जो है सो उन्होंने खोजा, ठीक है। अब हम लोग पाते हैं कि अगर आपसे पूछे कि भारत में आदि मानव का जो है सो प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिला है, तो आप हथनौरा जो है सो ध्यान में रखिएगा। और जो आदि मानव का जो अवशेष हम लोग को प्राप्त हुआ है भारत से, तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस की किस उपजाति का है, तो होमो इरेक्टस का है। ये एक महिला है, और यहाँ से हम लोगों को कपाल खंड जो है सो मिला है, कपाल का जो है सो प्रमाण मिला है। अरुण सोलंकिया जो है सो इसको खोजे थे। फिर पाषाण काल में चूंकि आदि मानव लोग पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करते थे, तो हम लोग पाते हैं क्या कि बहुत सारे पत्थर के औजार जो हैं शिवालिक की पहाड़ियों से हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, है ना।
शिवालिक की पूरी पहाड़ी है ना, ये प्रागैतिहासिक औजारों से जो है सो भरी पड़ी है। तो माना जाता है कि भारत में है ना आरंभिक जो पत्थर के औजार जो हम लोग को प्राप्त हुए हैं, ये शिवालिक की पहाड़ियों से जो है सो प्राप्त हुए हैं, जो करीब 20 लाख बीसी से 12 लाख बीसी के बीच जो है सो इसको रखा गया, बीच के काल का जो है सो इसको माना जाता है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से हम लोगों को कुछ पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं, जो करीब 14 लाख बीसी के जो है सो आसपास का माना जाता है इसको। ठीक है, तो शिवालिक की पहाड़ी और महाराष्ट्र का बोरी नामक जो स्थान है, वहां से पाषाण कालीन जो है सो उपकरण प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब जैसे ये प्रागैतिहासिक काल जो हम लोगों को पढ़ना है, तो जैसे प्रागैतिहासिक काल को हम लोग जो है सो कई भागों में बांट करके उसका अध्ययन करते हैं। जैसे प्रागैतिहासिक काल को हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में जो है सो बांटते हैं। ठीक है, अब इन्हीं तीनों को, प्रागैतिहासिक काल को हम लोग उसके विभिन्न भागों में बांट करके एक एक करके जो है सो देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले 3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। एक तो आप जानते ही हैं कि फादर ऑफ हिस्ट्री जो है सो किसको कहा जाता है, तो फादर ऑफ हिस्ट्री तो हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, यूनानी एक हेरोडोटस थे जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में आप रखिएगा कि भारत में पुरातत्व विज्ञान के जनक कौन थे, तो भारत में पुरातत्व विज्ञान के जनक अलेक्जेंडर कर्निंघम को जो है सो माना जाता है। मतलब अलेक्जेंडर कर्निंघम भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जो है सो जनक थे। इसी प्रकार से हम लोग को याद रखना चाहिए कि रॉबर्ट ब्रूस फुट है ना, रॉबर्ट ब्रूस फुट को जो है सो भारत में प्रागैतिहास का जनक माना जाता है ना। रॉबर्ट ब्रूस फुट प्रागैतिहास के जनक कहलाते हैं और अलेक्जेंडर कर्निंघम जो है भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जो है सो जनक माने जाते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ब्रूस फुट वगैरह के बारे में हम लोग आगे फिर चर्चा करेंगे। अब देखिए, अब जैसे कि ये जो प्रागैतिहासिक काल है, ठीक है, तो माना जाता है कि सबसे पहले 1851 में डेनियल विल्सन है ना, डेनियल विल्सन नाम के व्यक्ति थे। तो डेनियल विल्सन ने 1851 में ही सबसे पहले प्रागैतिहास शब्द का जो है सो प्रयोग किया था, है ना। प्री हिस्टोरिक जो शब्द है, तो प्री हिस्टोरिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग डेनियल विल्सन के द्वारा 1851 में किया गया था। इसको आप ध्यान में रखिएगा, है ना। अब प्रागैतिहासिक काल को हम लोग जो है सो 3 भाग में जो है सो बांटते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, तो एक को हम लोग कहते हैं पूरा पाषाण काल, है ना। पूरा पाषाण काल की जो अवधि मानी गई है वो 6 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी के बीच का काल है। 6 लाख बीसी से 10,000 बीसी के बीच का काल, इसको हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं, है ना। सबसे पहले जॉन लुबाक के द्वारा पूरा पाषाण शब्द का जो है सो प्रयोग किया गया था, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि पूरा पाषाण शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉन लुबाक के द्वारा जो है सो किया गया था। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग में हम लोग बांट रहे हैं। एक को कह रहे हैं पूरा पाषाण काल, 6 लाख बीसी से 10,000 बीसी इसका काल माना जाता है ना। फिर दूसरा मध्य पाषाण काल, जैसे पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में हम लोग पैलियोलिथिक एज कहते हैं, है ना। उसी प्रकार से मध्य पाषाण काल जो था, इसकी तिथि 10,000 बीसी से 8,000 बीसी जो है सो मानी जाती है। तो ये मध्य पाषाण काल, जिसको मेसोलिथिक एज हम लोग कहते हैं, तो मेसोलिथिक एज 10,000 बीसी से 8,000 बीसी। और फिर तीसरा नवपाषाण काल, जिसको नियोलिथिक एज कहते हैं, ये 8,000 बीसी से 5,000 बीसी का काल जो है सो माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में, है ना। नवपाषाण काल जो है वो 5,000 बीसी में आकर के खत्म होता है। मतलब कि 8,000 से 5,000 बीसी का काल जो है वो नवपाषाण काल था भारत में, ठीक है। लेकिन दक्षिण भारत में अगर पूछे क्वेश्चन कि दक्षिण भारत में नवपाषाण काल कब आरंभ हुआ, तो करीब करीब 2500 बीसी के आसपास में, है ना। इसी प्रकार से हम लोग पाते हैं कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में, ठीक है, इन विभिन्न कालों का जो तिथि है या जो टाइम है
है वो अलग अलग जो है सो हो सकता है, उसकी विशेषताओं के अनुरूप जो है सो अलग अलग काल जो है सो हो सकता है। तो फिलहाल प्रागैतिहासिक काल को भारत के संदर्भ में हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल 6 लाख बीसी से 10,000 बीसी, मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी से 8,000 बीसी, नव पाषाण काल 8,000 बीसी से 5,000 बीसी। ठीक है, अब इन तीनों कालों को एक एक करके जो है सो हम लोग देखेंगे और फिर देखेंगे कि इन तीनों कालों से संबंधित कौन कौन से स्थल हैं भारत में, कहाँ से किस प्रकार की चीजें हम लोगों को प्राप्त हुई हैं, है ना। इन सब का जो है सो हम लोग अध्ययन करेंगे। अब देखिए, ये जो पूरा पाषाण काल है, तो पूरा पाषाण काल 6 लाख से 10,000 बीसी का जो है सो पीरियड है, तो एक लंबा काल है। तो अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग पाते हैं कि इसको फिर से जो है सो 3 भाग में बांटा गया है ना। जो ये पूरा पाषाण काल है, तो पूरा पाषाण काल को लारतेत नाम के एक पुरातत्वविद ने, है ना, लारतेत याद रखिएगा, लारतेत के द्वारा पूरा पाषाण काल को फिर से 3 भाग में जो है सो बांटा गया है। पूरा पाषाण काल का डिवीजन फिर से जो है सो 3 भाग में कर दिया गया है ना। पहला जो भाग है उसको निम्न पूरा पाषाण काल हम लोग कहते हैं, है ना, मतलब लोअर पैलियोलिथिक एज जिसको हम लोग कहते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल की अवधि 6 लाख बीसी से 1.5 लाख बीसी के बीच मानी जाती है ना। फिर नंबर 2 मध्य पूरा पाषाण काल, है ना, मध्य पूरा पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज, इसकी तिथि 1.5 लाख बीसी से 45,000 बीसी के बीच मानी जाती है। और नंबर 3 उच्च पूरा पाषाण काल, है ना, मतलब कि अपर पैलियोलिथिक एज, इसकी तिथि 45,000 बीसी से 10,000 बीसी के बीच मानी जाती है ना। मतलब पूरा पाषाण काल को लारतेत महोदय ने 3 भागों में जो है सो बांट दिया। एक को कहा निम्न पूरा पाषाण काल 6 लाख बीसी से 1.5 लाख बीसी, फिर कहा मध्य पूरा पाषाण काल 1.5 लाख बीसी से 45,000 बीसी, और फिर कहा उच्च पूरा पाषाण काल 45,000 बीसी से 10,000 बीसी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो वर्गीकरण किया गया, तो जैसे भारत का अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखते हैं कि जो निम्न पूरा पाषाण काल जो था, मतलब कि 6 लाख से 1.5 लाख का जो पीरियड था, तो 6 लाख से 1.5 लाख के बीच का जो आदि मानव जो भारत में रह रहा था, तो किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करता था, क्योंकि इनके बारे में जो कुछ भी हम लोग जानते हैं इनके द्वारा प्रयुक्त उन उपकरणों के माध्यम से ही हम लोग जानते हैं जो हम लोगों को जो है सो प्राप्त होता है ना। तो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो निम्न पूरा पाषाण काल में किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग मानव करता था, मध्य पूरा पाषाण काल में किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग करता था, उच्च पूरा पाषाण काल में किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग करता था, और भारत में कहाँ कहाँ से जो है सो ये उपकरण प्राप्त हुए हैं, इन सब की चर्चा हम लोग जो है सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये भी देखेंगे कि पत्थर के इन उपकरणों का निर्माण किस प्रकार के पत्थरों से जो है सो किया जाता था। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते फिर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो पूरा पाषाण कालीन जो संस्कृति भारत में जो डेवलप हुई थी, इसको भारत में 2 अलग अलग जो है सो संस्कृतियों में बांटा गया है। दक्षिण भारत के संदर्भ में इसको हम लोग हैंडेक्स संस्कृति या मद्रासीय संस्कृति जो है सो कहते हैं, और उत्तर भारत के संदर्भ में इसको हम लोग सोहन संस्कृति के नाम से जो है सो जानते हैं, है ना। इस प्रकार से पूरा पाषाण काल को देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, फिर मध्य पाषाण काल में आएंगे, फिर नव पाषाण काल में आएंगे, तब हम लोग का प्रागैतिहासिक काल सेक्शन जो है सो खत्म होगा। तब नेक्स्ट यूनिट में हम लोग जाएंगे, है ना, जो ताम्र पाषाण काल होगा, और इसी ताम्र पाषाण काल में एक कांस्ययुगीन सभ्यता जो है सो विकसित होगी, जिसको हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानेंगे, है ना। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, मतलब कि निम्न पूरा पाषाण काल से हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।